नमस्कार। ज्ञान से सेवा की ओर शिक्षा के मंच पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा। ज्ञान सुधा कार्यक्रम का प्रयोजन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना तथा उनमें प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का संचार करना है। सफलता में निरंतरता का विशेष योगदान होता है, इसलिए हम भी नॉलेज, स्किल और एक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह बुधवार या शनिवार लाइव सेशन के माध्यम से आपके सामने हाजिर होते हैं सफलता के नए मंत्र के साथ। कार्यक्रम के 9वें दिन हम फिर हाजिर हैं आपके साथ कैरियर गाइडेंस के नए सत्र को लेकर। दोस्तों, आज का यह सत्र भारतीय सशस्त्र सेना में सेवा के अवसर को लेकर है, यानी कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन आर्म फोर्सेस। और यह सत्र हमारा उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी सेवा में जाने के लिए, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हमारे इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज जी ने काफी समय तक भारतीय सेना में जब अधिकारी के रूप में जब आप शामिल हुए और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे, उसके बाद वो सेना से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं भारतीय सेना में जाने के लिए। और न केवल प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, उनकी गाइडेंस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या लाभ है, क्या गर्व है भारतीय सेना में शामिल होने पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आज के इस सत्र में। दोस्तों, मैं कॉलेज शिक्षा से और मेरी साथी मैं डॉक्टर ललिता यादव कॉलेज शिक्षा विभाग से। दोस्तों, आज का ये सेशन हम कर्नल साहब का एक बार स्वागत फिर करते हैं और हमारे दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस कैरियर गाइडेंस सेशन में, जिसमें हम भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिए बात करने जा रहे हैं। हमारे आज के अतिथि, हमारे मार्गदर्शक लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि भारद्वाज साहब थे। सर, हमारा पहला एक दर्शकों के द्वारा भेजा गया एक सवाल, एक आग्रह है जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि जब कभी सशस्त्र सेनाओं अथवा आर्म्ड फोर्सेस की बात की जाती है तो इसके मायने क्या हैं, यानी आर्म्ड फोर्सेस से क्या अर्थ निकाला जाए? कर्नल साहब। हाँ जी। सब सेना या फौज किसी भी देश या उसके नागरिकों या फिर उसके शासन व्यवस्था और उससे संबंधित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए होती है। और साथ ही बाहर का कोई भी दुश्मन, भले ही वो थल की तरफ से, जल की तरफ से या वायु की तरफ से किसी भी प्रकार का आघात और या देश को नुकसान करने की कोशिश करता है तो उस पर प्रहार करना और उसको खदेड़ देना होता है। जो ये सशस्त्र सेना है ये 3 भागों के अंदर होती है। एक तो थल सेना है जो कि आर्मी के तौर पे जानी जाती है, एक जल सेना है जो नेवी बोलते हैं हम, इंडियन नेवी, और एक वायु सेना है। थल सेना का कार्य जमीन पर दुश्मनों को बर्बाद करना होता है। जल सेना जो कि जल की सीमा के अंदर यदि दुश्मन प्रवेश कर रहा है या हमले की कार्रवाई करता है तो उसका जवाब देना है और उसको बर्बाद करना है। वायु सेना आकाश में किसी भी प्रकार के दुश्मनों के लड़ाकू विमान या हवाई हमले को देश को बचाना, अपने ट्रूप्स को बचाना, और साथ में अगर जमीनी लड़ाई के दौरान किसी भी प्रकार का जरूरत लगता है तो हवाई हमले का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे सेना के काम। कर्नल साहब, बहुत अच्छा, आपने 3 अंग बताए भारतीय सेना के, आर्म फोर्सेस के। सर, यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे दर्शकों के मन में जुड़ा हुआ है और मैं अपने आप को भी उस सवाल के साथ आत्मसात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी भी जिज्ञासा का विषय रहा कि सर, ये आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस 2 की बात की जाती है। एक वर्ड आता है आर्म फोर्सेस, एक आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो है ये बाहरी जितने भी दुश्मनों से रिलेटेड कोई भी हमला हो रहा है, बाहरी सुरक्षा, जो देश के बॉर्डर से किसी भी प्रकार का कोई भी दुश्मन के द्वारा कार्रवाई होती है तो उसको आर्म्ड फोर्सेस टैकल करती है। और आर्म्ड फोर्सेस, ये जो मैंने आपको 3 फोर्सेस बताई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और इसके पास हथियार, दूरी वाले हथियार होते हैं और भारी हथियार होते हैं, जो इवन इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटर कंट्री मार करने वाली मिसाइल्स होती है। तो बड़े हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि एक सेमी मिलिट्री फोर्स है, उसका भी काम
देश के बॉर्डरों की रक्षा करना होता है जब तक कि युद्ध की कंडीशन हालात या युद्ध के हालात शुरू नहीं हो जाए, तब तक पहला पैरा मिलिट्री फोर्सेस जैसे कि आईटीबीपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, इसके अलावा आपके कोस्ट गार्ड है, ये सारे आपके बॉर्डर्स की सुरक्षा करती हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद ये सारी फोर्सेस मिलिट्री के मैनेजमेंट में आ जाती है, फिर इनका डिप्लॉयमेंट मिलिट्री के हिसाब से होता है। अन्यथा जब तक लड़ाई शुरू नहीं होती है, जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी है, एयरफोर्स, वो अपने अपने बेसिस के ऊपर तैनात होते हैं और बॉर्डर से थोड़ा पीछे हटके होते हैं। उस वक्त सारा बॉर्डर का जो सिक्योरिटी होता है वो इन फोर्सेस के हाथ के अंदर होता है। सर अभी आपने बताया कि जो आर्म फोर्स है उसके 3 अंग होते हैं, यानी हम ये मान के चलें कि हवा, पानी और जमीन तीनों सुरक्षित है हमारे सशस्त्र बल के हाथों में। तो सर हमारे युवा जानना चाहते हैं कि सशस्त्र बल के जो तीनों अंग हैं इनके काम क्या क्या होते हैं और सर इनमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? ओके, देखिए सबसे पहले तो हम आर्मी के बारे में बात करते हैं जो कि थल सेना है। और थल सेना के अंदर अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो एक तो फाइटिंग आर्म्स होते हैं जो आगे जाकर फाइटिंग करते हैं, एक सपोर्टिंग आर्म होते हैं जो आगे जो टुकड़ियां, जो आर्म्स फाइट कर रहे हैं उनको पीछे से सपोर्ट देने का काम, और एक हम सर्विसेज के तौर पे बात करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। फाइटिंग आर्म्स हमारे पास 4 होते हैं। एक तो आर्मर्ड होता है, आर्मर्ड जिसके पास टैंक होते हैं। टैंक आपको मालूम है एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह मशीन होता है जिसके अंदर ड्राइवर, गनर और कमांडर बैठता है और वो टैंक टू टैंक फाइटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जिसके अंदर वो भी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठती है और टैंकों के साथ में आगे बढ़ती है, और ये मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के अंदर काम आते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंदर एक इन्फेंट्री व्हीकल के अंदर 10 का क्रू बैठता है और वो टैंक और आईसीबीज दोनों साथ में मिलके डेजर्ट और प्लेन एरियाज में, और आजकल लद्दाख के अंदर भी ये डिप्लॉयड है। अभी जो चाइना का पूरा गैल्वान वैली वाला कार्रवाई हुआ था उसमें टैंक और आईसीबीज भी वहां पे तैनात हुई थी। इसी के साथ चौथा जो फाइटिंग आर्म है वो है इन्फेंट्री, जो कि हमारा, जिसको हम क्वीन ऑफ द बैटल बोलते हैं, और सबसे भारी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में इन्फेंट्री तैनात है। जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है, भले वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, एलसी हो, अरुणाचल वाले एरिया, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हो, जहां पे ये बख्तरबंद गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां सब जगह इन्फेंट्री का काम होता है। इसके बाद इंजीनियर्स होता है जो कि वैसे तकनीकी आर्म है लेकिन उसको भी कॉम्बैट यानी कि फाइटिंग आर्म में माना जाता है, क्योंकि जब भी लड़ाई के हालात होते हैं तो किसी भी प्रकार की माइनिंग करना, डीमाइनिंग करना या ब्रिजेस को लॉन्च करना, ये इंजीनियर का काम होता है। तो ये बैटलफील्ड में सबसे पहले जाने वाले होते हैं और सबसे आखिरी में निकलने वाले होते हैं। तो ये 4 आर्म जो है ये फाइटिंग आर्म में आते हैं। इसके बाद हम सपोर्टिंग आर्म की बात करते हैं। सपोर्टिंग आर्म होता है जो पीछे से आगे लड़ने वाली ट्रूप्स को सपोर्ट करता है। अब इसमें आपका आर्टिलरी आ गया। आर्टिलरी जो आपने बोफोर्स गन के बारे में नाम सुना होगा, मीडियम गन्स है, लॉन्ग रेंज गन्स होती हैं। ये 10 से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक की मारकिंग की क्षमता होती है और पीछे से ये फायरिंग करती है, और जहां पे भी दुश्मन की ट्रूप्स एडवांस कर रही होती हैं उनके ऊपर ये अपने शेल्स और बॉम्ब्स गिराती हैं। अगर आपको याद हो, कारगिल के अंदर भी जितनी भी ये जो चोटियां थी जहां पे हमारे जवानों को कब्जा करना था, उससे पहले उनके ऊपर आर्टिलरी शेलिंग कराई जाती है। तो ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर पीछे ये गन्स तैनात की जाती है। इसके बाद आर्मी एयर डिफेंस होता है। आर्मी एयर डिफेंस जो कि एयर के द्वारा किसी भी प्रकार का, अगर हमारी फौज के ऊपर, हमारे इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला होता है तो ये एयर डिफेंस के जो गन्स होती हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, जो एयर के अंदर मारने की दूर रेंज तक की क्षमता रखती हैं, और इनके पास मिसाइल भी होती हैं जो लैंड टू एयर मिसाइल होती हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं। इनके पास बड़े रडार्स होते हैं और इन रडार्स के द्वारा ये कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट अगर हमारे आसपास घूमता है किसी पेरीफेरी के अंदर, 10 से 20 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर ही ये मालूमात कर लेते हैं और उसके ऊपर अपनी गन्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आर्मी एविएशन कोर होता है, जो हेलीकॉप्टर की हमारी अलग से एक फ्लीट है, जिसमें आप ये देखोगे चीता, चेतक हेलीकॉप्टर्स है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी है। ये सारे हेलीकॉप्टर्स, ये एविएशन कोर है। इसके अलावा हमारे पास सिग्नल्स है,
जो कि आपको जितना भी कम्युनिकेशन है, जब आप जो लड़ाई के दस्ते आगे जाते हैं और पीछे से या आपके सीनियर हेडक्वार्टर से, हायर हेडक्वार्टर से संपर्क बनाने का काम ये सिग्नल्स का कोर करता है। फिर आती है सर्विसेज की बात, जो कि आपको लड़ाई के अंदर हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं। उसमें होगी आपकी आर्मी मेडिकल कोर, जिसके अंदर डॉक्टर्स और आपके जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आपको सपोर्ट जख्मी होने के बाद किसी भी जवान को या ऑफिसर को जो दिया जाता है, आर्मी मेडिकल कोर का काम है। इसके अलावा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जो कि आपका जितना भी असला बारूद, आपकी ड्रेसेस, आपकी गन्स, ये सारा काम आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को प्रोवाइड करवाना है। हमारे पास अगर हम आगे लड़ रहे हैं, हमारी गन खराब हो गई, हमारा टैंक बर्बाद हो गया, तो नया टैंक कहाँ से आ गई? आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हमें प्रोवाइड कराएगी। हमारे किसी भी प्रकार के कपड़े, हमारे तिरपाल, हमारे टेंट एजेस, ये सारी चीजें जो हमको लड़ाई के काम में आते हैं, ये आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हमें प्रोवाइड कराती है। फिर आती है आर्मी सर्विसेज कोर, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्मी सर्विसेज कोर आपको जो भी राशन, आपका खाना पीना, जो फोर्सेज आगे हैं, आगे पॉइंट जहां पे फोर्सेज लड़ रही हैं, वहां तक आपको राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी इस आर्मी सर्विसेज कोर का होता है। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, ये ईएमई बोलते हैं इसको। आपके अगर टैंक, आपके आईसीवीज, आपके जीप, आपके ट्रक्स अगर खराब हो जाते हैं तो इनकी रिपेयर की जिम्मेवारी ईएमई की होती है। इसके बाद आरबीसी भी एक कोर होती है, रिमाउंट वेटरनरी कोर, जिसके अंदर आपके म्यूल्स, बोझा ढोने के लिए जो पहाड़ियों पे चढ़ाए जाते हैं, आपके डॉग्स, स्पेशल डॉग्स की टीम होती है। ये सारा आरबीसी आपको प्रोवाइड कराती है, और साथ ही में उसको मेडिकल सुविधा जो जानवरों को है वो आरबीसी देती है। फिर आपकी इंटेलिजेंस कोर है, जब भी आप किसी लड़ाई में हो या नॉर्मल हालात में, आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस कोर, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे, आसपास की कंट्रियों पे जो उनके द्वारा कार्रवाइयां हो रही हैं, उन पे जो नजर रखती है, वो हमारी इंटेलिजेंस कोर का काम है। साथ में आर्मी पोस्टल कोर, हम कितने भी डेजर्ट के अंदर, हम किसी पहाड़ी के ऊपर बैठे हो, आर्मी पोस्टल कोर, जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज है, वो इंश्योर करती है कि हमारी चिट्ठियां, भले वो ऑफिशियल हो, सरकारी हो या गैर सरकारी, हमारी पर्सनल हो, हमारे पास तक, उस जगह पर तक पहुंचे। इसके बाद एजुकेशन कोर होती है, जो कि नॉर्मल टाइम के अंदर आपका किसी भी प्रकार का एजुकेशन है आर्मी से रिलेटेड, उसमें आपको सपोर्ट करती है। ये तो हुई आर्मी की बात में। अभी हम आते हैं नेवी के अंदर। नेवी के अंदर अगर मोटे तौर पे बोले तो एग्जीक्यूटिव सर्विस होती है और स्पेशलिस्ट सर्विस होती है। तो एग्जीक्यूटिव सर्विस होती है जो कि आपकी जो लड़ाई वाले लड़ाकू शिप्स हैं, आपकी सबमरीन्स हैं जो आगे काम करती हैं, उसके अंदर जो भी आपका क्रू होता है, जो सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आता है, नेवल कम्युनिकेशन है, गनरी ऑफिसर्स है, गनरी वाले आपके जवान हैं, सेलर्स हैं, नेविगेशन करने वाले लोग हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव फील्ड के अंदर आते हैं। और इसमें डाइवर्स भी होते हैं, स्पेशल फोर्स जो नेवी की होती है, मार्कोस, वो भी आते हैं। और दूसरी है स्पेशलिस्ट सर्विस, जो कि वैसे नेवी एक अपने आप में टेक्निकल आर्म है, क्योंकि यहाँ पे आप मशीन को टैकल कर रहे हो। जब आप शिप में होते हो तो आप मशीन जो आपके पास है, आपके इतने सारे यंत्र जो लगे हुए हैं शिप के अंदर, उसको आप इंडिविजुअल टैकल करता है, तो इसमें टेक्निकलिटी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए इसके अंदर जाने के लिए भी टेक्निकल आपको एक्सपर्टीज होना जरूरी है। स्पेशलिस्ट सर्विस में जैसे हाइड्रोग्राफर्स हुए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हुआ, एयरबोर्न ऑब्जर्वर्स हुए, नेवल आर्मामेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको ठीक करने का काम, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, स्पेशलिटी चाहिए। इवन जैक ब्रांच होती है, जो जज, एडवोकेट जनरल, जो लॉयर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सारे जो चीजें ये स्पेशलिस्ट सर्विस में आती हैं। तो ये इसकी ब्रॉड 2 ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा इनकी मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इसमें म्यूजिशियंस भी होते हैं। अगर आप देखेंगे, आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बैंड्स भी देखे, तो ये बैंड्स, ये स्पेशल इनकी नेवी में जैसे एंट्री की जाती है, जो कि म्यूजिशियंस के तौर पे एंटर होते हैं। साथ में स्पोर्ट्स वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के बारे में आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद आते हैं एयरफोर्स के अंदर। एयरफोर्स के अंदर सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर 3 ब्रांचेस आप मोटे तौर पे कह सकते हैं। एक तो फाइटर पायलट, आप जो लड़ाकू विमान हम बोलते हैं, जो लड़ाई में दुश्मन के लड़ाकू विमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं। उसके अलावा उनका जमीन पे भी अगर किसी प्रकार का टारगेट है, उसको बर्बाद करते हैं, ये फाइटर
प्लेन फाइटर पायलट्स का काम होता है। दूसरी इसमें फ्लाइंग ब्रांच में होती है हेलीकॉप्टर पायलट्स। इनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि मी-17, आपने ये बड़े हेलीकॉप्टर्स के नाम सुने होंगे। इवन अटैक हेप्टर्स होते हैं जो अटैक के काम में भी आते हैं, ये हेलीकॉप्टर पायलट्स उड़ाते हैं। इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट पायलट होते हैं जिसमें आपने देखा होगा AN-32, AN सीरीज के जो प्लेन्स हैं, बड़े प्लेन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये 3 तरह की फ्लाइंग ब्रांचेस होगी। इसके बाद हम ग्राउंड ड्यूटीज की बात करें तो बहुत सारी, क्योंकि ये जो फ्लाइंग ब्रांच है इनको टेक्निकल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। तो इनको ग्राउंड पे आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हुए, ऑटोमेशन इंजीनियर्स हुए, और भी कई सारी तकनीकी जो इनको सपोर्ट के काम में आती है वो ग्राउंड ड्यूटीज के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जो ग्राउंड से संबंधित है वो ग्राउंड के अंदर आती हैं। उसके बाद नॉन टेक्निकल कुछ ब्रांचेस भी होती है एयरफोर्सेस के अंदर, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, जैसे फाइनेंस ब्रांच हुई, तो स्पेशल फाइनेंस से रिलेटेड जो कैंडिडेट है जिसको उसकी नॉलेज है उसका रिक्रूटमेंट किया जाता है एज ऑफिसर लेवल पे, और उनके जो एयरमैन के लेवल पे, जवान लेवल जो होता है उनका, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ये स्पेशलाइज्ड टास्क है। तो उसके लिए अलग से इनका इंटेक होता है, उसकी वैकेंसीज निकलती हैं। अकाउंट्स ब्रांच की होती है, लॉजिस्टिक ब्रांच होती है, जैग होती है। लॉयर्स जो बाहर बन गए हैं, ऑलरेडी LLB कर लिया है, वो भी जैग ब्रांच के लिए, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही उनकी भी एजुकेशन ब्रांच होती है। मीटरोलॉजिकल ब्रांच एक इनकी अलग से होती है, बिकॉज इनको वेदर की कंटिन्यूअस जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है तो उससे पहले वेदर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए इनके हर सर्विस के अपने कुछ स्पेशल ड्यूटीज है, स्पेशल टेक्नीशियंस हैं जिनको अलग अलग तरीके से उनको रिक्रूट किया जाता है। यस मैम। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आर्म फोर्स में जुड़ने के लिए आवेदन का पात्र कौन होता है और अप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी इतना डिटेल से बताया है, तो युवाओं में जिज्ञासा आई है कि वो भी जुड़ना चाहते हैं इन सर्विसेज से, तो आवेदन कैसे करें, अप्लाई कैसे करें? सर, इस पे थोड़ा सा बताएं। ओके मैम। आर्म्ड फोर्सेस में जुड़ने के लिए एक तो जवान लेवल पे एंट्री होती है, एक ऑफिसर लेवल पे होती है। अगर हम जवानों की बात करें तो जवान जो GD जवान है, जो एक फाइटिंग सोल्जर है, वो 10वीं कक्षा पास करने के बाद इनकी भर्तियां निकलती हैं, जो कि ZRO जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स होते हैं जहां पे इनको भर्ती किया जाता है। तो इसमें बेसिक शिक्षा का स्टैंडर्ड जो जवानों के लिए है वो 10th है, और क्लैरिकल लेवल पे 12th होता है। अफसर लेवल की एंट्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और इसमें भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं। तो अगर टेक्निकल एंट्री है तो उसमें बीटेक करा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ग्रेजुएट हो। और इनकी अलग अलग तरह से एंट्री है, NDA के थ्रू, IMA के थ्रू, जो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, या फिर 12th के बाद NDA में जाने के लिए जो एंट्री होती है उसमें 12th चाहिए होती है, और फिर ग्रेजुएशन उनको NDA में जाके कराया जाता है। सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट्स में आपके बेसिक जो सर्टिफिकेट्स है एजुकेशन के, सिर्फ वही लगते हैं। और अगर जवान लेवल पे स्पोर्ट्स का आपने कोई नेशनल लेवल का खेल खेला हुआ है तो उसमें आपको एक स्पेशल, उसमें आपको रिजर्वेशन, एक तरह से एक आपको सहूलियत मिलती है आपको उसमें एंट्री में। लेकिन ऑफिसर लेवल पे ऐसा नहीं होता। ऑफिसर में इंटरव्यू ही फाइनल होता है, भले ही आपने नेशनल या इंटरनेशनल ओलंपिक्स भी खेला है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तभी आप, ये एक इंप्रेशन बेस हो सकता है कि आपने नेशनल लेवल खेला है ऑफिसर लेवल पे, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है। जवान लेवल पे वो क्राइटेरिया में भी। ये आर्म फोर्सेस के संदर्भ में 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक परमानेंट कमीशन। इन दोनों का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? जी देखिए, 2 तरह के कमीशन प्रोवाइड किए जाते हैं आर्मी के अंदर। एक तो है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन होता है मिनिमम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में, कि उसमें मिनिमम 20 इयर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, आपको सर्विस करनी होती है। उसके बाद ही आप सर्विस छोड़ सकते हैं। आप अपनी इच्छा से सर्विस को नहीं छोड़ते, और इसलिए उसको परमानेंट कमीशन कहा जाता है। और उसके अंदर एंट्री का भी प्रावधान थोड़ा सा अलग है। उसमें ट्रेनिंग, जैसे आर्मी के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है परमानेंट कमीशन कैडेट, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और गया,
वहां से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पास आउट होते हैं। तो शॉर्ट सर्विस के लिए अगर यदि कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि मेरे को 5 साल 6 साल सर्व करना है, उसके बाद मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूं, मैं आर्मी छोड़ना चाहता हूं, तो ये प्रावधान है। आप 5 इयर्स का बॉन्ड भरते हैं और इसकी एंट्री के अंदर भी जब आप रिटन पेपर के लिए अपेयर होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो ओटीए के लिए आपको मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए अपेयर नहीं होना पड़ता। उसमें सिर्फ जनरल स्टडीज और आपका इंग्लिश करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, ये 2 चीजें आपको उसमें अपियर होना पड़ता है। मैथमेटिक्स का एग्जाम उसमें इंक्लूड नहीं होता। और शॉर्ट सर्विस में आप 5 साल के बाद आप अपने पेपर्स भी पुट अप कर सकते हैं, और यदि आप आगे और सर्व करना चाहते हैं तो वो भी प्रावधान है। आप उसमें आगे एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपकी वो अप्रूव हो जाती है जनरली, अनटिल अनलेस कोई ऐसा इश्यू आ गया हो तो वो आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है उस जी कर्नल साहब, हमारा जो यूथ बैठा है आज दर्शक के रूप में इस चैनल पर जी, हम उनको बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमारे कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आज देख रहे हैं सफलता के मंत्र, और उसमें कैरियर गाइडेंस में आज हमारी मुलाकात हो रही है लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि भारद्वाज जी से, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती को लेकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये आता है कि कोई जो हमारे युवा हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर की तैयारी करना चाहें तो कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, ऑफिसर लेवल पे तैयारी के लिए 2 फेजेस हैं। पहला फेज रिटन एग्जाम, दूसरा फेज इंटरव्यू। अब रिटन एग्जाम के अंदर भी इसमें 2 तरह की एंट्रीज होती है। एक तो होती है यूपीएससी एंट्री, एक होती है नॉन यूपीएससी एंट्री। तो नॉन यूपीएससी एंट्री को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो स्पेशल टेक्निकल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई इंजीनियर अप्लाई करना चाहता है जिसने बाहर से इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, कोई लॉयर ने बाहर एलएलबी की है और वो अप्लाई करना चाहता है, या फिर किसी मेडिकल से संबंधित कोई अप्लाई करना चाहता है, तो इनके लिए रिटन एग्जाम्स नहीं होते हैं। और जो भी फाइटिंग फोर्स के अंदर जाते हैं जनरली उनकी एंट्रीज यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होती है, भले वो शॉर्ट सर्विस कमीशन से हो या परमानेंट कमीशन से हो, वो तो ऑप्शन है। आप जब एप्लीकेशन भरते हैं, ऑनलाइन आजकल एप्लीकेशन भरी जाती है, तो उसमें आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन आप जब यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको रिटन एग्जाम में बैठना पड़ता है, और उस रिटन एग्जाम के अंदर अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, जिसमें एक तो मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जनरल स्टडीज का होता है, जिसके अंदर 12th क्लास तक की, 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स, आपका इंग्लिश, आपके जनरल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथड, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप जो भी सब्जेक्ट हम सोचते हैं उन सब के बारे में 12वीं कक्षा तक के 10 से 12वीं कक्षा तक के लेवल की आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इनको आप नीचे चॉइसेस में सिलेक्शन करके और वो पेपर करते हैं। तकरीबन 2.5-3 घंटे का पेपर होता है, और अगर आप मैथमेटिक्स भी देते हैं तो अनदर 2.5 आवर्स देयर, और उसको आप अगर रिटन क्लियर कर लेते हैं देन आपका इंटरव्यू का लेवल आता है। इंटरव्यू के अंदर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया 4 जोन्स में है। अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी के 4 सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं। नॉर्थ सर्विस सिलेक्शन सेंटर है जो कपूरथला में है, ईस्ट इलाहाबाद में है, वेस्ट भोपाल में है, और साउथ बेंगलोर में है। इसी के साथ नेवी के सेंटर अगर हम बात करें तो नेवी का एक बेंगलोर में सर्विस सिलेक्शन सेंटर है, एक भोपाल में है और एक वाइजैक के अंदर है। इसी तरह से एयरफोर्स के 3 सेंटर है, एक देहरादून में है, एक वाराणसी में है और एक मैसूर में है। तो इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में आपका कॉल लेटर आता है, और कॉल लेटर आने के बाद जो आपने तिथि, जो आपने डेट सिलेक्ट करी है, आप उस समय पर सिलेक्शन सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं, और वहां पे 5 दिन का, पहले 1 दिन का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। यदि आप स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका एक आईक्यू टेस्ट किया जाता है, उसके अलावा साथ में एक पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होता है। अगर यदि आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड फेज में जाते हैं, जिसमें आपको 4 दिन तक आपका इंटरव्यू। सर, हमारे साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है वो हिंदी मीडियम से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है,
जी तो हाँ, सर उनमें ये जिज्ञासा है कि यदि उन्हें आर्मी ऑफिसर बनना है तो इंग्लिश कितनी जरूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग कितनी जरूरी है? ये सर मैडम ये आपने बता। बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल इतना ज़रूरी है कि खासकर जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे या क्या मैंडेट है, बट एक्चुअली इसका तथ्य ये है, ऑफिसर बनने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत आवश्यक है, और इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम मिलिट्री सर्विस की, डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो सिर्फ नेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर रही, वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है। आज जब गालवान वैली के अंदर चाइनीज के साथ में फ्लैग मीटिंग की गई, कंपनी कमांडर लेवल पे, फिर कमांडिंग ऑफिसर लेवल पे, फिर ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, अगर उनको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो किसी तरह से उनसे कम्युनिकेशन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे मैम। तो इसलिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल फोर्स पे काम करती है, आप इवन यूएन मिशन पे जाके बाहर आपको सर्व करना पड़ता है, कई बार फॉरेन लैंड पे जाके आपको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑफिसर को अपने आगे के लेवल पे किसी भी तरह का बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन करना, इंग्लिश इज अ कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। तो इसका आना बहुत ही अनिवार्य है। आपकी बोलने की और समझने की फ्लुएंसी होनी जरूरी है। इसमें आपको कोई बहुत ग्रेट अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक अंग्रेजी आती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो काफी है, बट लेकिन ये बहुत ही अनिवार्य है। सर इंटरव्यू जब क्लियर हो जाते हैं जी, तो मेडिकल के लिए क्या तैयारी करनी जरूरी होती है? अच्छा मैडम, पहले तो ये इंटरव्यू क्लियर करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप देखिए, यूपीएससी का एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कोई भी छात्र जो ढंग से पढ़ाई कर रहा है और थोड़ा सा अपना मन लगाता है, वो कर लेता है, उसको उसमें इतनी उसको बाधा नहीं आती है। और लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाता है, क्योंकि इंटरव्यू का, अब मैं मेडिकल का बताने से पहले आपको इंटरव्यू का बताना चाहूंगा। मैं इंटरव्यू के अंदर तीन तरह की तकनीक से आपको कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। नंबर एक तकनीक उसमें होती है साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक तौर पे, जो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करता है। उसके बाद ग्रुप बिहेवियर ऑफिसर होता है, जिसको जीटीओ बोलते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हो। जब आप 10 लोगों के साथ में बातें कर रहे हैं, आप 10 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा रहता है। यदि कोई आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति ग्रुप के अंदर कैसी है, वो ग्रुप टास्क ऑफिसर चेक करता है। फिर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, जो कि सीनियर लेवल ऑफिसर होता है, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल, जो कि सामने बैठाकर इंडिविजुअल का अलग से इंटरव्यू करता है। वो आपका तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू चलता है अलग से। नॉर्मल आप देखेंगे बाकी किसी भी सर्विसेज में, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या कोई और सर्विस हो, जनरली 1-1.5 घंटे से ज्यादा का कभी कोई इंटरव्यू चला नहीं आज तक। आर्म्ड फोर्सेस एक अकेली ऐसी सर्विस है जहां पे आपको 5 दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे आपको जज किया जाता है, आपको असेस किया जाता है। और ये स्पेशली ट्रेन्ड और पर्सनालिटी असेसर्स होते हैं, जिनको ट्रेनिंग होती है स्पेशल, जिसमें ये मन के अंदर तक की स्थिति एक कैंडिडेट की मालूम करने की क्षमता रखते हैं। और 5 दिन में हम बहुत कुछ कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं। जब कैंडिडेट इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसको आखिरी दिन जो हम वहां पे चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, जैसे मैं भी एसएसबी में पोस्टेड रहा हूँ इलाहाबाद के अंदर, तो लास्ट डे जब कैंडिडेट जो क्लियर हो जाते हैं, उनको मेडिकल चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं, जिसके ऊपर प्लस का निशान भी बना रहता है। फिर उनकी मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि नियरेस्ट एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल या जो एयरफोर्स हॉस्पिटल या जिस भी आप सर्विसेज में जा रहे हैं, उस सर्विस का नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा, वहां पे जाके आपको आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट में तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि आर्मी के अंदर डिटेल्ड तो तीनों ही होते हैं, लेकिन आर्मी के और एयरफोर्स के मुकाबले एयरफोर्स के अंदर आपकी मेडिकल की डिटेल्स ज्यादा जांची जाती हैं।
आपका इनफैक्ट बॉडी का ऊपर और नीचे का जो रेशियो है, पैरों का और आपके ऊपर के धड़ का रेशियो, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और जब हवा में एयरक्राफ्ट होता है तो आपके पास कोई मेडिकल सर्विसेज नहीं होती वहां पे, तो आपकी फिटनेस लेवल एक्सट्रीमली बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है एयरफोर्स में। आर्मी में भी हाई रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ एक चीजों में मान्यता उसके अंदर मापदंड थोड़े से रिलैक्स होते हैं एज कम्पेयर टू एयरफोर्स। बाकी इन सब का मेडिकल का जो टेस्ट है वो तकरीबन 3 से 4 दिन चलता है। अगर ये मेडिकल में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो ये एकेडमी जाते हैं, और अगर किसी भी कारणवश किसी भी प्रकार का इनमें रिजेक्शन आता है, 2 तरह के रिजेक्शन होते हैं। पहला रिजेक्शन टेम्परेरी रिजेक्शन और एक होता है परमानेंट रिजेक्शन। अब टेम्परेरी रिजेक्शन में छोटी मोटी चीजें, जैसे आपका नाक का हड्डी बढ़ा हुआ है, आपके टॉन्सिलाइटिस ज्यादा है, या कोई छोटा मोटा और कोई ऐसा चीज जो कि छोटे मोटे ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, तो उसका टेम्परेरी रिजेक्शन में आता है। कुछ परमानेंट रिजेक्शन है, और उन परमानेंट रिजेक्शन में भी कुछ एक चीजें हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके आते हैं बाद में, तो आपको दोबारा अपील करने का मौका मिलता है, आप दोबारा से मेडिकल करा सकते हैं। जैसे मेरा भी जब मेडिकल हुआ था तो मेरे 2 टेम्परेरी रिजेक्शन और 1 परमानेंट रिजेक्शन था, तो मेरे को 1 महीने का समय दिया गया था ऑपरेशन कराने के लिए और उसके बाद दोबारा मेडिकल के लिए अप्लाई होने के लिए। तो परमानेंट रिजेक्शन में जैसे आपके हार्ट मरमर आ गया, अब हार्ट मरमर कोई ऐसी बहुत विशेष बीमारी नहीं है, पल्पिटेशन कई बार बढ़ जाती है तो वो मरमर फील हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा दौड़ भाग करके, थोड़ा एक्सरसाइज अच्छी अगर आप करते हैं तो वो सब नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा कहीं हाई एल्टीट्यूड पे जाने से। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें आपकी मेडिकल में बहुत गहराई से चेक की जाती हैं, क्योंकि हम आगे ये नहीं देखना चाहते कि हमने किसी को हाई एल्टीट्यूड पे भेजा और वहां पे ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम हो गई बिकॉज उसका शुरू में मेडिकल ठीक से नहीं हुआ। तो ये मेडिकल बहुत ही अनिवार्य और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सिलेक्शन होने के बाद। सर, आर्मी ऑफिसर बनने के लिए रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल की बात कर ली, जब मेडिकल क्लियर हो जाए तो आगे का क्या प्रोसेस रहता है? या मैडम, इसके अंदर मैडम जैसे मैंने आपको बताया 3 सर्विसेज हैं हमारे। तीनों सर्विसेज एयरफोर्स एकेडमी है, अपना नेवल एकेडमी है, और उसके बाद आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। तो तीनों सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी एकेडमी, उनको ज्वाइनिंग लेटर उस एकेडमी के एडजुटेंट द्वारा आता है। हर एकेडमी का एक एडजुटेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में दंडपाल बोला जाता है, जो कि डिसिप्लिनेरियन होता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जो डिसिप्लिन का ध्यान रखता है उस इंस्टीट्यूट का। तो वो कॉल लेटर, वो जो लेटर ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमीज में मैडम वो चले जाते हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे देहरादून में है तो आर्मी वाले कैडेट वहां चले जाएंगे, और यदि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं तो वो चेन्नई में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है वहां जाएंगे। यदि नेवल कैंडिडेट है तो वो ऐसे ही माला केरला के अंदर नेवल एकेडमी है वहां जाएगा और उसकी वहां पे ट्रेनिंग आरंभ होगी। और यदि एयरफोर्स ऑफिसर है तो एयरफोर्स ऑफिसर अपना हैदराबाद के अंदर एयरफोर्स एकेडमी है वहां जाता है। और इनकी सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग का टाइमिंग्स है मैडम। जैसे जो परमानेंट कमीशन है और डायरेक्ट एंट्री है, जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है वो 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है। जो एनडीए से जा रहे हैं वो अपना 1 साल का अपनी अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। सर, ऐसा माना जाता है कि आर्मी ऑफिसर बनने की दौड़ में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है वो पिछड़ जाता है, क्या ये सही है? मैडम, ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी रहा हूँ और मैंने अपने यूनिट में मैं 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से हूँ, और मैंने वहां पर भी जो ऑफिसर्स में ज्वाइन किया है, और मैं एनडीए में इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ 2003 और 4 और 5 तक। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहर, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। डिफेंस सर्विसेज एक अकेली ऐसी सर्विस है इंडिया में जिसके अंदर रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली योग्यता के ऊपर बच्चे का सिलेक्शन किया जाता है। और अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, जब बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, भाई रिटन तो सब
अपना देके आ जाते हैं अपने अपने सेंटर के ऊपर। लेकिन बच्चा जब इंटरव्यू के लिए आता है तो वहां पे हम एक पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर भराते हैं उसके अंदर हर तरह का उसका डिटेल होता है, जिसमें ये भी होता है कि वो कौन से जगह का है, ज्यादातर कौन सी जगह में, गांव में रहा है, विलेज में रहा है, शहर में रहा है, उससे हमें उसकी पूरी जानकारी मिलती है। यदि बच्चा गांव का है तो हम उसको उसके लेवल से असेस करते हैं, हम उसको पेनलाइज नहीं करते हम, बल्कि उसको उसके सिलेक्शन आप देखेंगे हर 10 बच्चों में कम से कम 3 या 4 ग्रामीण के बच्चे आते हैं। और मेरे खुद के यूनिट के अंदर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के से जिनके फादर खेती करते हैं वो उसमें मेरी यूनिट में आए हैं और बहुत ही हाई मेरिट वाले बच्चे हैं ये। और एक जो है मेरी यूनिट के ऑफिसर वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और गोल्ड मेडलिस्ट थे वो अपने आईएमए के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड या शहरी बैकग्राउंड का बिल्कुल अंतर नहीं है। आपकी प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी की कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हमें अंग्रेजी में समझा पा रहा है और उसके अंतर मन और अंदर की दशा कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो ज्यादा जरूरी है। अगर गांव का बच्चा है और वो अपना लेवल बॉम्बे के बच्चे के लेवल के बराबर दिखा रहा है तो बॉम्बे के बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो गांव का बच्चा सिलेक्ट होगा, क्योंकि बॉम्बे वाले बच्चे को बॉम्बे की इतनी सुविधाएं मिली फिर भी वो वहीं पर है, और गांव के बच्चे को इतनी कम सुविधा मिलने के बाद भी उसने अपना लेवल बढ़ा लिया। तो अगर मैं इसको ट्रेनिंग एनडीए में दूंगा तो ये जाने क्या कर जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और मैंने देखा है विलेज बैकग्राउंड से जो अफसर बन के आते हैं बच्चे, वो बहुत अच्छा करते हैं, आदमी बहुत बढ़िया करते हैं। कर्नल साहब एक सवाल है मेरा, क्योंकि हमारे दर्शकों ने लिखा हमें कि ये जानने की इच्छा है कि आर्मी में, ये सॉरी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स को सुविधाएं क्या क्या होती हैं। ओके, ये देखिए सुविधाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें मैं आपको फायदे पहले बताऊंगा और साथ में उसमें सुविधाएं भी आ जाती हैं। फायदा सबसे बड़ा, पहली बात तो आप ये देखिए आर्म्ड फोर्सेस में वो जो यूनिफॉर्म होती है उस यूनिफॉर्म को पहनना ही अपने आप में एक बहुत ही प्राइड और बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है। वो मेडल्स, वो पीकैप, वो आप जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं वो अपने आप में एक गर्व होने वाली चीज है। आप ये देखिए कि ये यूनिफॉर्म के लिए हर कोई एनवायरनमेंट में आप देखें यूनिफॉर्म नहीं पहनता। यूनिफॉर्म का अपना एक चार्म होता है। तो सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म के बारे में, कभी कभी लोग मेरे को मतलब यूनिफॉर्म पहना देखते थे तो बोलते थे आप बड़े स्मार्ट लगते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता था ये मैं स्मार्ट नहीं लग रहा है, ये यूनिफॉर्म मेरे को स्मार्ट बना रही है। तो सबसे पहला प्रिविलेज तो मैं यही मानता हूँ। बाद में आप ये देखें आपका प्रोफेशनल एनहेंसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप एक बच्चा जब एकेडमी से ही आप देखें, एकेडमी में जाता है तो उसकी पर्सनालिटी के ऊपर इतना वर्क किया जाता है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मुझे मालूम है मॉर्निंग 4 बजे से लेके और रात को सोने तक पूरे टाइम वो बच्चा मॉनिटरिंग में रहता है, कैडेट। उसको खाना खाने से लेके, आपके टेबल मैनर्स से लेके, बात करने के तरीके से लेके, एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी ड्रिल, मार्च पास्ट, आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का ढांचा, आपका एक पर्सनालिटी ऐसी फॉर्म होती है कि दैट एनीवेयर आप कहीं भी चले जाएं किसी भी एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं। अभी पहले मैं ये आपको आपके फायदे, पर्सनालिटी के फायदे बता रहा हूँ, फिर मैं फौज के फायदे भी बताऊंगा। फिर आपका एक लाइफस्टाइल, फौज के अंदर आप हर 2 साल में आप एक नई जगह देखते हैं, एक नए तरह का काम देखते हैं। ये कोई मोनोटोनस चीज नहीं है। फौज में, आर्म फोर्सेस में हर दिन आपका एक नया दिन लेके आता है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। आपकी प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट, बिकॉज आप एक अपराइट सिटीजन, अपराइट ऑफिसर की तरह से देखे जाते हैं। आपका एक अलग रेस्पेक्ट होता है सोसाइटी में, आपके इवन खुद के एनवायरनमेंट के अंदर। फिर जॉब सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो अभी स्पेशली 7th पे कमीशन के बाद तो पे बहुत अच्छा स्केल हो गया है। और पे बैंड 4 के अंदर सीनियर ऑफिसर्स आने लग जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद से। फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपको इसमें होता है। एक आप ये देखिए आर्मी, आर्म फोर्सेस अकेली ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आप अपनी रैंक अपने मरते दम तक अपने साथ इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद आपको फैसिलिटीज में अगर आप देखें, आपको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको कैंटीन सीएसडी सर्विसेज रहती है जिसमें लो टैक्स आइटम्स आते हैं, इसलिए आपको बहुत सस्ते मिलते हैं। और भले ही आप जंगल में पोस्टेड हो, भले ही आप बर्फ के पहाड़ों में हो, आप डेजर्ट में हो, आपका ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो है, सीएसडी फैसिलिटीज है, ये आपको वहां पे मुहैया कराई जाती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल रही है। फिजिकल फिटनेस, हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, फिजिकल फिटनेस, आप ये देखिए, फिजिकल फिटनेस आपको बाकी सब जगह मेहनत करनी पड़ती है लोगों को अपनी फिजिकल फिटनेस बनाने में। आज मैं देखता हूँ मेरे जो साथ के स्कूल के फ्रेंड्स हैं, काफी लोग फिजिकल फिटनेस को बहुत सही ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंश्योर करती है कि आपकी फिजिकल फिटनेस आले दर्जे की हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हर साल आपका मेडिकल किया जाता है। यदि आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको वार्निंग मिल जाती है, इसलिए आपको फिटनेस रखनी पड़ेगी। तो आपको एक आपका शेड्यूल बनाती है फिजिकल फिटनेस की। फिर आप अपने बंदों को, अपने मैन को कमांड कर रहे हैं, आप ऑफिसर होते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो आपको खुद को शर्म आएगी। तो आपके अंदर एक जोश की आप अपनी फिजिकल फिटनेस को आगे रख सकें, ये आपको देती है। फिर आप देखिए, इसके अंदर आप एज अ कमीशन क्लास ए गजेटेड ऑफिसर होते हैं। क्लास ए गजेटेड ऑफिसर की अपनी एक पर्क्स और प्रिविलेजेस होते हैं। आप यू कैन अटेस्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। आप जब भी कोई चीज साइन कर रहे हैं तो अपने हाईएस्ट कमांडर के बिहाफ पे आपको, क्योंकि जो कमीशन मिला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन दिया है, कमीशन लेटर मिलता है आपको जिसमें नीचे प्रेसिडेंट के दस्तखत होते हैं। और कमीशन जब एक बार मिल जाता है तो वापस नहीं लिया जाता। तो आपकी रैंक और आपका कमीशन थ्रू आउट लाइफ आपके साथ में रहता है, ये सबसे बड़े गर्व की बात होती है। और भले ही वो स्पोर्ट्स हो, एडवेंचर हो, किसी भी तरह का, आप हर तरह की फैसिलिटीज आपको फौज प्रोवाइड कराती है। आपको आज स्काई डाइविंग करनी है, आर्मी में अवेलेबल है। आज सिविल में जाएंगे, इंडिया में अभी तक स्काई डाइविंग की फ्री सर्विसेज या कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, लेकिन आर्म फोर्सेस में इसका प्रॉपर कोर्स है एडवेंचर सेल के अंदर। इसके अलावा आप एक लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन की लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे, आपको बहुत तरह के कंसेशंस मिलते हैं, आपको राशन फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको एक हर ऑफिसर को एक राशन ऑथराइज्ड होता है। अब ये फ्री राशन नहीं है, लोग इसको फ्री बोलते हैं, ये एंटाइटल्ड राशन है जो आपकी सैलरी पे पर्क्स में शामिल होता है। इसको हम फ्री राशन नहीं बोलते, बहुत लोगों को बड़ी गलतफहमी है। तो ये एंटाइटल्ड राशन जो कि आपके पैकेज में शामिल है, जैसे कि आप जब सिविल में, कॉर्पोरेट में सर्विस के लिए जाते हैं तो आपको एचआरए दिया जाता है या आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, तो ये थोड़ी है कि वो आपको फ्री दे रहा है, वो एंटाइटल्ड है आपको और वो आपको उसके लिए अलग से भत्ता प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से आप अगर राशन नहीं लेते हैं तो आप उसकी जगह पैसा क्लेम कर सकते हैं, तो ये एंटाइटल्ड राशन होता है। साथ में आप जब ट्रेवल करते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको 60% ही पेमेंट करना पड़ता है, 40% का आपको AC 1 तक की फैसिलिटी होती है। AC 1 में ट्रेवल कर सकते हैं क्लास ए गजेटेड ऑफिसर्स। मेडिकल सर्विसेज आपको तो मिलती है, आपके पूरे परिवार को मेडिकल सर्विस मिलती है। आज कोविड के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन जो आर्म फोर्सेस में है वो और उनकी फैमिली साफ सुथरी जगह में, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। कैंटीन का मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस कवर, क्योंकि ये रिस्क प्रोन सर्विसेज हैं, आपका 75 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 75 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियत है जो आपको, आपकी फैमिली को पीछे से प्रोवाइड की जाती है। हाउसिंग स्कीम्स होती है, आर्म फोर्सेस की अलग से हाउसिंग स्कीम्स है जो बहुत सस्ते रेट पे आपको, डिफेंस फोर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाउसेस बनाता है और आपको बहुत सस्ते रेट पे हाउसेस देता है। आपको छुट्टी 300 दिन तक की जवान को होती है, बाकी ऑफिसर को अगर देखेंगे तो 2 महीने की छुट्टी हर महीने, हर साल, और 20 दिन की कैजुअल लीव, और जवान को 90 दिन की, यानी कि 30 दिन कैजुअल लीव और 2 महीना एनुअल लीव मिलती है। और ये एनुअल लीव अगर आप नहीं लेते हैं तो जब आप रिटायरमेंट के लिए जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद 300 दिन तक का एनकैश कर सकते हैं। आपने सपोज 300 दिन अपने बचा लिए सर्विस के दौरान, तो 300 दिन का पेमेंट उस रैंक पे आपको उस वक्त दिया जाएगा रिटायरमेंट पे, ये किसी सर्विस में नहीं है। और इसके अलावा आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, आपका एक्सपोजर देखिए आप,
एक्सपोजर में आपको बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। कर्नल साहब, एक क्योंकि आज का हमारा समय काफी तेजी से भाग रहा है और हम हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल किए हैं हमारे, क्योंकि इस ज्ञानसुधा कार्यक्रम में एक फीचर है कि आज के सवाल, लेकिन आपने बहुत सारे सवालों के जवाब आपने पहले दिए। हम ये 5 सवाल की बात करते हैं, हमारे ज्ञानसुधा कार्यक्रम में हमारे दर्शक कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। एक सवाल आपसे जो 5 सवाल के अंतर्गत आता है, हमारे दर्शक जब हमसे बात करते हैं तो सर उसमें एक सवाल एक हमारी हिमानी उपाध्याय ने पूछा है कि डिफेंस सर्विसेज में ये जो है इसमें गर्ल्स के लिए क्या प्रिविलेज और क्या ऑप्शंस हैं? ओके, देखिए हिमानी जी, मिस हिमानी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हिमानी, ओके हिमानी जी, देखिए अभी तो आपने भी सुना होगा कि डिफेंस फोर्सेस में वुमेन को परमानेंट कार्डर दे दिया गया है। पहले शॉर्ट सर्विस होता था सिर्फ, लेडी ऑफिसर्स को अपने 14 साल के बाद उनको रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लेना पड़ता था और नॉन पेंशनेबल हुआ करती थी। अभी आप परमानेंट कमीशन मिल गया है। अभी जो फैसिलिटीज, वैसे फैसिलिटी तो ऑफिसर को सबको सेम होती है, भले वो लेडी ऑफिसर है या मेल ऑफिसर है, इट इज ऑल सेम, लेकिन अभी परमानेंट कमीशन है। अब जैसे मेल ऑफिसर्स पहले रिटायरमेंट अपनी सर्विस पूरी करके जाते थे, अब लेडी ऑफिसर्स भी अपनी पूरी सर्विस करके जा सकती है। नंबर 2, इनकी एंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंट्री लेवल में लेडीज को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है वहीं पे उनकी ट्रेनिंग होती है, और इसके लिए यूपीएससी एंट्री, जो कि आप यूपीएससी रिटन एग्जाम के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन और अपने ओटीए में ट्रेनिंग करके जा सकते हैं। साथ ही अगर आप लॉयर हैं तो जैक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा डॉक्टर्स का भी अलग से उनका सिलेक्शन सिस्टम है। तो अभी वुमेन का और मेल का कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एनडीए, दे आर अभी भी ये मेल के ही है, मतलब इसमें वुमेन ट्रेनिंग नहीं होती है। वुमेन का ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर होता है। सर, आपने हमारे ज्ञानसुधा कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, हमारी और हमारे युवा साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जय हिंद।